इसे गुस्सा भी आ रहा था, क्या ज़रूरत थी नामहरम से बात करके ख़ुद को तकलीफ़ देने की। मैं इससे इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ, शायद मुझे इस पर तरस आया। कल जाकर इसका मोबाइल वापस कर दूँगा। फिर इसने वर्दा का नंबर अपने मोबाइल में सेव करके इसका मोबाइल रख दिया और इंग्लिश की बुक पढ़ने लगा। वर्दा जब से घर आई थी बहुत डरी हुई थी। इसे बार बार याद आ रहा था वो चोर इसके कितने करीब आ गया था, लेकिन इसने हाथ नहीं लगाया था। इसने चोर होते हुए इसके पर्दे और इज्जत का ख्याल रखा था, और इसे अब भी डर लग रहा था अगर जो वो लोग चोर ना होते और कुछ गलत कर। नहीं पागल, चुप कर, अल्लाह ना करे, तौबा है। उफ वर्दा, सो जा, सुबह फिर जाना है और बच्चों ने दिमाग भी तो खाना है। बासल उठ जा, जल्दी कर, क्या है यार, सोने दे। अब नहीं, उठ जा। वर्दा को इसका मोबाइल वापस करना है। अबे कौन वर्दा? 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता चला इसका नाम वर्दा है? मैंने इसका मोबाइल का पासवर्ड तोड़ा और अब इसका नाम, इसके भाई का नाम, इसके वालिद का नाम, वो कहाँ रहती है, इस जिंदगी कैसी है, सब जानता हूँ। बेराम बासल का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ घसीटने के इसे अंदाज में ले जाने लगा। वो लोग वर्दा के स्कूल के सामने खड़े थे जब इन्हें वर्दा अपने भाई के साथ कार से उतरती हुई नजर आई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। वो अंदर चली गई और इसका भाई भी चला गया। आ गया स्वाद, अब क्या करना है मुझे पता है। वो अपने भाई के साथ आती है, फिर मुझे क्यों लेकर आया? बासल को अपनी नींद बहुत अजीज थी। सब्र कर, क्या बच्चों की तरह रो रहा है? रुक यहीं, बेराम बासल को कहते हुए खुद स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। जब बेराम ने इसका हाथ पकड़कर कहा, अबे रुक जा, क्या कहाँ रहा है? गर्ल्स स्कूल है। अबे मैं अंदर नहीं जा रहा, तू यहीं रुक और देख बस। बेराम ने बेल बजाई तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला जिसकी उम्र 50 से तो ज़्यादा ही थी। वो स्कूल की अम्मा थी, यहीं रहती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मा, ये आपकी स्कूल की किसी मिस का मोबाइल यहाँ गिर गया था, शायद मिस वर्दा का है, आप ये इन्हें दे देंगी? ठीक है बेटा, दे देती हूँ। बेराम ने मोबाइल दिया और बाइक की चाबियाँ बासल को पकड़ा कर कहा, तू घर जा, मुझे कुछ काम है, मुझे और चाहिए भी क्या? बासल ने दांत दिखाते हुए कहा और चला गया। बेराम वही स्कूल के पास ही खड़ा रहा जब तक इसने वर्दा को स्कूल से निकलते हुए वैन में जाते नहीं देखा। वो बस एक बार इन आंखों को देखना चाहता, वही देखकर वो चला गया। अब रोज़ का मामूल बनने लगा। वो सुबह से दोपहर तक सिर्फ इसलिए वहाँ खड़ा रहता क्योंकि इसे वर्दा की आंखें देखनी थी। 2 हफ्ते ऐसे ही गुजरे जब अचानक बासल में वर्दा से शादी करना चाहते। कौन वर्दा? अबे वही जिससे मोबाइल लिया नहीं, चुराया था। बासल ने फौरन इसकी तस्दीक की, जो भी वो, मुझे इससे शादी करनी है। तेरा दिमाग ख़राब है? तू मेरे साथ हवेली चल रहा है या नहीं? अच्छा यार, क्या याद रखेगा, चलते हैं, बासल ने कहा और दोनों जाने की तैयारी करने लगे। वर्दा की ज़िंदगी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रही थी। इसे बस एक बात काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी। वो चोर था और मेरा मोबाइल ले गया, लेकिन फिर मेरा मोबाइल किसी बहुत अच्छे इंसान ने वापस कर दिया। लेकिन इसमें से यूसुफ की तस्वीर कहाँ गई? वो सारी स्क्रीन शॉट्स, उफ कितना अजीब है ये सब। ना किसी ने मुझे ब्लैकमेल किया ना कुछ, सबसे ही सलामत मेरे पास आ गया। लेकिन यूसुफ की तस्वीर और चैट कहाँ गई? वर्दा ये सब सोच रही थी जब इसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जुमरात को तैयार रहना, हम आपके घर आएंगे और प्लीज़ इनकार मत करना। जी कौन? अजनबी। अजनबी ये कौन है? वो मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? अजीब। वर्दा ने फ़ौरन इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। बेराम और बासल रास्ते में थे जब इसने सोचा वो वर्दा को आगाह कर दिया। आखिर इसे भी तो कोई तैयारी करनी होगी। वो लोग अपने गांव क्लात जा रहे थे, वहाँ इनके हवेली और बागात थे। वो लोग ख़ानदानी सरदार थे। बेराम जानता था ये सब इतना आसान ना होगा, लेकिन अब इसे शादी करनी तो वर्दा से ही थी। वो लोग क्लात पहुँचे तो सब बहुत खुश थे। बेराम का वालिद जमर बलोच और इसका चचा तला बलोच, चाची साइमा और दोनों कज़न आइमा गुल और मीना गुल, वो सब बहुत खुश थे। बासल से ज़्यादा इसकी बहनें बेराम के लिए आई, जो वो लोग ख़ानदानी सरदार थे। बेराम जानता था ये सब इतना आसान ना होगा, लेकिन इसे अब शादी करनी तो वर्दा से ही थी। वो लोग क्लात पहुँचे तो सब बहुत खुश थे। बेराम का वालिद जमर बलोच और इसका चचा तला बलोच, चची साइमा और दोनों कज़न आइमा गुल और मीना गुल, वो सब बहुत खुश थे। चची जान, बाबा कहाँ हैं? तुम्हारे बाबा अभी सोने के लिए गए थे, मुझे लगता नहीं कि वो सोए होंगे। तुम चाहो तो मिल आओ इनसे, तो मैं मिल लूँगा, लेकिन पहले आप ये जान लें कि अब आपका बेराम दूल्हा बनकर किसी के घर झाड़ू देने जाएगा। तौबा बेराम, लड़के नहीं लड़कियां दुल्हन बनकर शोर के घर आती हैं ना। चची, वो ज़माना आ गया
अच्छा चाची, प्लीज़ बाबा को मनाने में मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ पख्तून है और छोटी सी जॉब भी करती है। तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा को बिल्कुल नहीं पसंद काम करने वाली लड़कियाँ, इसीलिए तो आपसे मदद मांगे हैं। वैसे भी अगर बाबा नहीं मानेंगे तो मैं इसको भगा कर ले जाऊँगा, लेकिन शादी तो मैं इसी से करूँगा। अच्छा, आप जाओ, मुँह हाथ धोकर और मैं खाना लगाती हूँ, थक गए होंगे तुम। ठीक है चाची, लेकिन मेरी बात याद रखना और चाचू को भी हमारे प्लान में शामिल करें। हाँ जाओ, सब मैं देख लूँगी। वो फ्रेश हुआ, फिर खाना खाया। खाने के बाद अपने कमरे में आया, देखता हूँ मैडम ने क्या जवाब दिया। अच्छा, तो ये मुझे बुला कर कसम दी है कि मैं इसकी जान छोड़ दूँगा। वो तसव्वुर में वर्दा से मुखातब था, इसका इरादा बहुत कुछ करने का था, वो बहुत कुछ करने वाला था। मैं तुम्हारी एक एक तकलीफ का बदला हर शख्स से लूँगा डार्लिंग। क्या बकवास कर रहे हैं आप बेराम, आपको मालूम है हम बाहर से हरगिज़ लड़की नहीं लाएंगे। कि क्या कमी है हमारे घर की बच्चियों में? बाबा साईं कोई कमी नहीं है, लेकिन वो दोनों मेरी बहनें हैं, मैं इनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो आप क्या चाहते हैं? जिस आवारा लड़की का आप हमें बता रहे हैं, हाँ, इसे बलोच ख़ानदान की बहू बनाएंगे। लोग क्या कहेंगे? ज़मार्क बलोच अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ना ढूंढ सका। बाबा साईं वो आवारा नहीं है, मैं पूरा आबाया करती है और जिस स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाती है वो सिर्फ लड़कियों का, और इसका भाई ही स्कूल छोड़ कर आता है। अगर वो इतनी नेक है तो आपके इससे तल्लक माफ़ी चाहता हूँ बाबा साईं, लेकिन मेरा इससे कोई तल्लक नहीं। मुझे वो बस एक दिन स्कूल से निकलते हुए दिखी तो पसंद आई, फिर मैं रोज़ इसे देखने लगा। वो आप भी मुझे नहीं जानती, ऐसी लड़की नहीं जो हर किसी से तल्लक बनाए, वो बहुत ख़ास है। और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें मजबूरन इससे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ेगी, और आप ऐसा नहीं चाहेंगे। बेराम धमकी देकर गया तो इसकी चच्ची ने कहा, भाई साहब, हम एक बार बेराम की बात मानकर लड़की को देख आते हैं, अगर अच्छी ना हुई तो हम खुद बेराम से बात करेंगे, वो इसे समझाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो हम चलेंगे। बेराम को बुलाइए, हम आज ही कोटा जाएंगे। वर्दा जब से उठी थी इसे घबराहट हो रही थी, एक मैसेज बार बार याद आ रहा था, कौन हो सकता है? अगर वाकई कोई आ गया कल, उफ मेरे खुदाया मैं क्या करूं? वर्दा उठी और अपने भतीजों के पास चली गई। अब वही थे जो इसे सुकून दे सकते थे। चाची, मुझे यकीन नहीं आ रहा बाबा कैसे मान गए, मुझे लगा था मुझे बहुत लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप दुनिया के बेस्ट चाची हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेराम को समझ नहीं आ रहा तो वो अपनी चाची का शुक्रिया कैसे अदा करे, इसे इसकी मंजिल मिलने वाली थी, बस अब वो वर्दा मान जाए। मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे, मेरी दुआ है तुम्हें वो सब मिले जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। अब सामान उठाओ, हमें निकलना है। वो लोग कोटा के लिए रवाना हुए। दोपहर तक पहुंच के बेराम का बस नहीं चलता था कि उड़कर वर्दा के घर चला जाता। आयमा और मीना भी बहुत खुश थी, आखिर को इनकी भाभी आने वाली थी। सुबह हुई तो वर्दा बेचैन सी थी। अल्लाह पाक प्लीज़ कोई नया इम्तिहान नहीं चाहिए, अब बस मुझे सुकून से रहना है। बेराम सारी रात सो नहीं पाया था, इसे इतना खुश किसी ने कभी ना देखा था। इसकी खुशी देखने के लिए इसके लिए दुआ ज़रूर करते। अब भी वो जल्दी जल्दी तैयारी कर रहा था, सबको डांट रहा था, सब इसे देख देख कर मुस्कुराते रहे थे। बेराम के बाबा ने भी दिल से इसकी खुशियों की दुआ की थी। वो लोग 2 बजे तक वर्दा के घर पहुँचे। इन्हें बहुत अजीब भी लग रहा था, लेकिन बेराम के लिए कुछ भी वर्दा का भाई हैरान था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो लोग कौन हैं, लेकिन वर्दा जान गई थी। अब वाह कर रही थी कि कुछ बुरा ना हो। बेराम के बाबा और चचा बैठक में, जबकि इसकी चच्ची और दोनों कज़न वर्दा के कमरे में बैठी थी। इन्होंने वर्दा को देखा तो बहुत खुश हुई। यकीनन बेराम के पसंद बेहतरीन थे, इन्हें वर्दा बहुत अच्छी लगी थी। वर्दा की भाभी ने चाय वगैरह दी तो वो लोग अपनी मतलब की बात पर आए जिसके लिए वो आए थे। वो आप लोग यकीनन हैरान होंगे कि हम कौन हैं और किसके लिए आए हैं। वर्दा की सांसें खलक में अटकी थी। दरअसल हमने कुछ टाइम पहले वर्दा को एक शादी में देखा तो हमें वर्दा बहुत अच्छी लगी। हमने काफ़ी लोगों से इसके बारे में पूछा, बहुत ढूंढा और आज हमें आप लोगों के घर मिला है, तो हमने सोचा एक बार बात कर लेते हैं। मेरे जेठ का बेटा है बेराम बलोच, हम इसके लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। वर्दा इसकी दोनों भाभियां भी बहुत हैरान थी। हम बहुत उम्मीद से और बहुत दूर से आए हैं, उम्मीद है आप लोग सोच समझ कर जवाब देंगे। यही बात वर्दा के भाई से बेराम के वालिद और चचा ने कर चुके थे। वो लोग घर गए तो वर्दा हैरान परेशान थी और इसके भाई भी। हम इन लोगों को नहीं जानते, क्या तुम जानती हो? वर्दा, नहीं भाई, वो और मैं शादी नहीं करना चाहती, ये सब बात का मसला है। अभी मुझे बस ये जानना है इन्हें यहाँ बुलाया किसने है? मैंने नहीं बुलाया भाई। वर्दा जानती थी सारा इल्ज़ाम इस पर आएगा, इसीलिए इसने पहले ही अपनी सफाई दी। मैं जानता हूँ तुमने नहीं बुलाया, तुम जाओ, मैं देख लूँगा।
आप लोग अभी जवाब लाते ना, क्या कहा इन्होंने, क्या हुआ वहाँ? बेराम बेचैनी से पूछ रहा था। मेरा बच्चा थोड़ा सब्र कर, हम बात करके आए हैं। अभी इन्होंने भी कुछ देखना होगा, कुछ जानना होगा। ऐसे कोई किसी को बहन बेटी नहीं देता। बेराम के चाचू ने इसे समझाने की कोशिश की। चाचू, अगर वो लोग नहीं माने तो मैं इनकी बेटी अगवा कर लूँगा। बेराम, चुप हो जाओ, इतना भी क्या मरे जा रहे हैं आप? हम बात करके आए हैं, जवाब नहीं देंगे हम फिर जाएंगे, बार बार जाएंगे। बस आपको सब्र रखना है, आप जाएं यहाँ से, सब थक चुके हैं। बेराम के पापा ने इन्हें सख्त लहजे में कहा था कि वो ऐसी हमाकत का सोचे भी ना, लेकिन कल क्या हो कौन जाने। वर्दा की परेशानी किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। वो कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। या अल्लाह पाक प्लीज़ सब सही करे, मैं थक चुकी हूँ ये सब बर्दाश्त करके। वो यही सोच कर परेशान हो रही थी जब इसे मैसेज आया, प्लीज़ वर्दा शादी से इनकार मत कीजिएगा, मैं आपका हर दुख ख़त्म कर दूंगा, आप बस एक बार भरोसा करें। या मेरे अल्लाह, कौन है ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया? क्या करूं मैं? कौन है आप मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे। कौन है आप? अजनबी। दूसरी जानब बेराम एक हाथ में मोबाइल पकड़े दूसरे हाथ में सिगरेट पीते हुए वर्दा के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, ये जाने बगैर कि बेराम बलोच से पीछे छुड़ाना चाहती है। बेराम की ज़िंदगी के नाम से इसने वर्दा का नंबर अपने मोबाइल में सेव किया हुआ था। मोबाइल के हिडन गैलरी में वर्दा की आंखों की बहुत सारी तस्वीरें जिन्हें वो बार बार देखता बेराम की ज़िंदगी बन गए हैं। आप प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइएगा, बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। इसकी आंखों को देखते हुए बेराम सरगोशी में कह रहा था। इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब इसकी आंखों से आंसू गिर कर स्क्रीन पर गिरा, बिल्कुल इसी जगह जहाँ वर्दा के आंसू थे। तस्वीर में बेराम अजियत से मुस्कुराया। देखे ना आप कितनी जालिम है, अभी आई नहीं और मुझे अपने साथ रुला रही हैं। बेराम की हालत देखकर इसके घर वाले परेशान थे, क्योंकि वो कभी ऐसा ना था। वो सबको खुश रखने वाला, खुद हर वक्त खुश रहने वाला, अब ऐसे उदास और परेशान था तो सबको फिक्र हो रही थी। इसलिए इन्होंने एक बार फिर वर्दा के घर जाने का फैसला किया। इतवार की शाम थी जब वो लोग वर्दा के घर आए और वर्दा के भाइयों से जवाब तलब किया। आप लोग एक बार सोच कर तो देखें, हम बुरे लोग नहीं हैं, जाने माने लोग हैं। आप लोग चाहें तो हमारे घर आएँ, गाँव आएँ या आसपास के लोगों से पता करवाएं। हमारा बच्चा आपकी बच्ची को बहुत खुश रखेगा। और इस बार वर्दा के भाइयों को वाकई सोचना पड़ा, क्योंकि वो लोग बहुत इज्जत और एहतराम वाले थे। वर्दा के भाइयों ने पहले ही काफ़ी कुछ पता कर लिया था, वो बेराम के बारे में भी जान के थे। बेराम जैसा लड़का वर्दा की ज़िंदगी बदल सकता था, लेकिन मसला कौम की मुख्तलिफ होने का है। वर्दा के बाबा कभी अपनी बेटी की शादी बलोच ख़ानदान में नहीं करेंगे, वो ना वर्दा इस रिश्ते के लिए मानेगी। सब जानते हुए वो कोई जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी वर्दा के भाइयों ने वर्दा से अपने रिश्ता और अपनी वालदा की शादी का बताया दिया और कहा, अगर अब भी आप लोग हमारे घर रिश्ता करना चाहते हैं तो आप इंतज़ार करें, ताकि हम वर्दा के बाबा से मशवरा कर सकें। वर्दा के बड़े भाई ने बेराम के बाबा से बहुत मुहतात अंदाज में कहा, क्योंकि वो किसी सूरत को सवाल नहीं करना चाहते थे। हमें कोई मसला नहीं, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जिस वक्त सब लोग नीचे मेहमानों के साथ मसरूफ़ थे, इस वक्त में बेराम वर्दा के घर की छत पर वर्दा के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इतना तो वो इसकी डायरी में पढ़ चुका था कि वो मगरिब के बाद छत पर आती है। मेहमान जा चुके थे और सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ हुए तो वर्दा छत पर आई और आसमान की तरफ देखते हुए खुद से बातें करने लगी। ये पहली बार था जब बेराम इसे इतने करीब से देख रहा था। बगैर नकाब के इसका दिल चाहा वो अभी जाकर वर्दा से बात करे, लेकिन अगर इसने ऐसा कुछ किया तो वो मज़ीद खौफज़दा हो जाएगी और ऐसे वो छत पर आना बंद कर देगी। बेराम वर्दा को ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया में इससे खूबसूरत कोई इंसान नहीं, इससे खूबसूरत कोई शय नहीं, इससे हसीन कोई मंजर नहीं। हाँ, वो खूबसूरत थी, लेकिन जितनी खूबसूरती इस वक्त वो बेराम को लग रही, इतना वो सोच भी नहीं सकती थी। आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, आपको अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। बेराम इसकी हर बात का जवाब दे रहा था। काश वो जाकर इसे गले लगा सकता, इसके आंसू रोक पाता, लेकिन वो बेबस था। बेराम की आंखें सुर्ख थी, ऐसा लग रहा था इसकी आंखें खून से भर गई हैं। वर्दा रो रही थी, इसका एक एक आंसू बेराम को अपने दिल पर गिरता महसूस हो रहा था। खामोश आंसू बहुत तकलीफ़ देते हैं। बेराम की ज़िंदगी कुछ भी इतना बुरा नहीं लगा था जितना इस वक्त इसे वर्दा को तकलीफ़ में देखना लग रहा था। आप एक बार मेरे पास आ जाए, मेरा वादा है आपसे, आपको तकलीफ़ देने वालों को एक एक शख्स से बदला लूँगा, हर शख्स आपको दिएगी तकलीफ़ का हिसाब देगा। वर्दा के जाने के बाद वो भी चला गया। वर्दा के भाइयों ने सबसे पहले वर्दा से बात की। वर्दा ने साफ इनकार कर दिया, अगर आप लोग मेरी शादी करेंगे तो इस बार मैं पक्का मार जाऊँगी। आप लोग क्यों फिर से
मुझे किस्मत के हवाले कर रहे हैं। हम सारी ज़िंदगी नहीं रहेंगे, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। और फिर बेराम बहुत अच्छा है, यूसुफ भी बहुत अच्छा था, जब वो मेरा ना हो सका तो ये शख्स कैसे मेरा होगा। वर्दा ने हिचकों से रोते हुए कहा, फिर वो यूसुफ की वजह से अजियत में थी, अगर वो ना आता मेरी ज़िंदगी में तो आज मैं इस रिश्ते से बहुत खुश होती। लेकिन खान आगा, आप खुद बताएं, क्या वो शख्स ये सब जानने के बावजूद मुझे कबूल करेगा? वो भी मुझे छोड़ देगा? मैं एक बार फिर ठुकराई जाऊंगी और इस बार मैं मर जाऊंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये ऐसी अजियत है जो मेरा मुकद्दर बन चुकी है। वो जानती हूँ मैं कभी किसी के लिए ख़ास नहीं हो सकती। अगर तुम बेराम से शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? वो कौन बताएगा इसे? ये सब कुछ नहीं किया तुमने। तुम मुझे अगर अपना समझती हो, मेरी खातिर आज हाँ कर दो, मेरा मान रख लो। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं इसकी सज़ा खुद को दूंगा। इन्होंने कहा था मान है तो इसे वो मान रखना था, और फिर इसने इनका मान रख लिया। वर्दा के भाइयों ने इसके बाबा से भी बात की। इन्हें यही कहा कि बेराम इनके दोस्त का रिश्तेदार है, वो काफ़ी अच्छा है। किसी तरह इन्होंने वर्दा के बाबा को भी मना लिया। खान आगाज़ ने ज़मुर्द बलोच से भी बात कर ली थी। इन्होंने कहा हमें किसी किस्म की कोई रस्म नहीं करनी, हमें इसी महीने के किसी भी दिन को निकाह करवाना है। पहले तो वर्दा के भाइयों ने इनकार किया, लेकिन इनके बहुत इसरार के बाद अगले जुम्मे को निकाह की छोटी सी तकरीब रखी गई। बेराम को जब से पता चला था कि वर्दा ने हाँ कर दी है, इसकी खुशी की इंतहा न रही। ऐसा लग रहा था वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसे इसकी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल गई थी। इसने मोबाइल उठाया, वर्दा को मैसेज किया, बेराम की ज़िंदगी, बेराम को इसकी खुशियाँ देने का शुक्रिया। वर्दा ने अभी तक बेराम को नहीं देखा था, वो देखना भी नहीं चाहती थी। वो इस शख्स की वर्दा ने अभी तक बेराम को नहीं देखा था, वो देखना भी नहीं चाहती थी। वो इस शख्स की ज़िंदगी में एक झूठ के साथ जा रही थी। इस रिश्ते का भी वही अंजाम होगा जो मेरे और यूसुफ का हुआ। मैं स्याह बख्त हूँ, मुझ जैसों को मोहब्बत रास नहीं आती। बेराम बलोच, आपकी मोहब्बत भी मुझे रास नहीं आएगी। आप देखना कैसे आप मुझे छोड़ देंगे। वर्दा मुसलसल रो रही थी, हमेशा की तरह बिना आवाज़ के। जिस शख्स के बारे में वो इतना सोच रही थी, वो नहीं जानती थी वो शख्स वर्दा के लिए सब कुर्बान कर देगा। वो नहीं जानती थी कि बेराम बलोच सब जानता है। निकाह में सिर्फ 3 दिन बचे थे और बेराम तब से लेकर अब तक बहुत कुछ ला चुका था, लेकिन सबसे ख़ास चीज़ जो वो एक खुद पसंद करके लाया था वो नोज़ रिंग थी। और गोल्ड की नोज़ रिंग लाया था 13 डिज़ाइनर के, लेकिन इसे एक नोज़ रिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसे देखते हुए वर्दा के लिए पसंद कर चुका था। 14 मालती हीरा चावल के एक दाने के साइज़ का, गहरे भरपूर रंग से चमकता है। इसके पहलू को रोशनी का रिफ्लेक्ट करने के लिए महारत से गाढ़ा गया था। सोने की तरतीब सादा लेकिन खूबसूरत थी। मैं ये नोज़ रिंग वर्दा को खुद पहनाऊंगा। और ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी पसंदीदा खिलौने देकर खुश होता है। सबको इस जुम्मे का इंतज़ार था। जल्दी से ये 3 दिन गुजरे। बेराम रोज़ मैसेज करता, वो पढ़कर इग्नोर कर देती। काश जो वो जान जाती बेराम की मोहब्बत के बारे में तो वो ऐसा कभी ना करती। वो खुद को बेराम के सदके वार देती। वो तो मोहब्बत पर जान देने वाली लड़की थी, वो मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकती थी। बस इसकी एक गलती ने इसे डरा दिया था और वो डर अब इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आज जुमरात का दिन था, सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे। बेराम के घर वालों ने हर किस्म की रस्म से इनकार कर दिया था, लेकिन वर्दा के घर वाले आपस में ही मेहंदी की छोटी रस्म कर रहे थे। वर्दा अपने बाबा के घर आ चुकी थी क्योंकि इसने रुखसत यहीं से होना था। आज रात इसके सब रिश्तेदारों को दावत थी और साथ ही मेहंदी की रस्म। वर्दा को कोई खुशी नहीं थी, ना वो खुश हो पा रही थी। इसे सब की तंत भरी नज़रें समझ आ रही थी। वर्दा के बाबा और भाइयों के अलावा बेराम को अब तक किसी ने नहीं देखा था। शाम में मेहंदी की रस्म शुरू हुई तो सब लोग खुश थे। कुछ वर्दा के लिए खुश थे क्योंकि वो बहुत कुछ सह चुकी थी, और कुछ ये सोचकर खुश हो रहे थे कि शायद अब वर्दा को और तकलीफ मिलेगी। अरे वर्दा, तुम्हारे दूल्हा ना जाने कैसा है, तब ही तो छुपा रखा है। ये वर्दा की सौतेली बहन कौसर थी। हाँ भी इतने गुल खिलाने के बाद इसे कोई अच्छा लड़का कैसे मिलता? अब भी कोई तरस खा कर शादी कर रहा हो तो खुश होना चाहिए। इसे वर्दा की सौतेली माँ ने भी अपने लफ्ज़ों में छुपा जहर उगलना शुरू कर दिया। वर्दा को इतना तो समझ आ गया था कि कल रुखसती नहीं होगी। ये लोग इसके ससुराल वालों को सब बता देंगे और फिर ये शादी रह जाएगी। इन सब के दौरान वर्दा को जिस चीज़ की शिद्दत से कमी महसूस हुई थी वो माँ बाप की तरफ से हिफाजत थी। वर्दा ने मोबाइल उठाया और बेराम को मैसेज भेजा, अगर कभी कोई आपके सामने मेरे किरदार पर बात करेगा या मुझे कुछ भी कहेगा, क्या आप यकीन कर लेंगे? वर्दा नहीं जानती थी इसने ये मैसेज क्यों भेजा, जब इसे बेराम से कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसका जवाब सुनना चाहती थी। झूठ ही सही को तसल्ली तो मिले, लेकिन बेराम के जवाब ने इसे और दिल बर्दाश्त कर दिया। मैं झूठे वादे करने पर यकीन नहीं रखता, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आया तो आप खुद देख
देख लीजिएगा। बेराम की ज़िंदगी, वर्दा ने जवाब दिए बगैर मोबाइल रख दिया। बेराम की खुशी की इंतहा ना थी। आज वर्दा ने खुद इसे मैसेज किया था। इतना तो वो समझ गया था कि फिर किसी ने कुछ कहा है जिससे वो हर्ट हुई हैं, लेकिन वो इस वक्त कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता था। बेराम इन लोगों में से था जो वक्त आने पर जान कुर्बान कर दे। अभी आप जानते नहीं, आपके एक एक आंसुओं का हिसाब हर शख्स को देना पड़ेगा। आपकी हर तकलीफ के बदले इन्हें तकलीफ सहनी पड़ेगी। ये बेराम बलोच का खुद से और आपसे वादा है। जुम्मे का दिन था। सब लोग नमाज के बाद निकाह की तैयारी कर रहे थे। निकाह की छोटी सी तकरीब रखी गई थी जिसमें वर्दा और बेराम के सब रिश्तेदार शामिल थे। वर्दा ने सफ़ेद रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहना था जिसके साथ सफ़ेद रंग का ही दुपट्टा था जिसके बॉर्डर्स पर सुर्ख रंग का काम हुआ था। इसके साथ सफ़ेद रंग की ही ज्वेलरी थी। ये सब कुछ बेराम ने खुद पसंद करके लिया था। इसने वर्दा को मैसेज करके ये भी कहा था कि इसे वर्दा सफ़ेद रंग में खूबसूरत लगती है, वो चाहे तो कोई और भी रंग पहन सकती है, क्योंकि बेराम ने इस तरह के कहीं जोड़े अलग अलग रंगों में भेजे थे, लेकिन वर्दा ने सफ़ेद रंग ही पहना था। जब नादिया ने पूछा कि सफ़ेद क्यों, तो इसने बस यही कहा, जनाजे सफ़ेद कफन में ही उठते हैं। सब मेहमान आ चुके थे। बेराम बैठक में जबकि वर्दा कमरे में थी। पहले वर्दा के बाबा वर्दा से पूछने आए। इसने रजामंदी दी तो बेराम से पूछा गया। निकाह हुआ तो बेराम को घर के अंदर ले आए। दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज घर के लॉन्च में ही बनाया गया था, जबकि दूल्हा के अलावा किसी मर्द को अंदर आने की इजाज़त ना थी। बेराम को स्टेज पर बिठाया तो वर्दा को लेने अलीना और नादिया चली गई। बेराम को देखकर सब हैरान थे, कोई खुश था और तो कोई जल रहा था। वर्दा स्टेज के करीब ही थी जब इसकी सौतेली बहन बेराम के करीब गई और ऊंची आवाज़ में बेराम को ये बताने लगी कि वर्दा क्या कुछ कर चुकी थी। सब झूठ सच मिलाकर बोला जा रहा था। जिससे आप शादी कर रहे हैं ये लड़की आपके लायक नहीं है। इसके कई लड़कों से तलाक़ात थे। बाबा ने इसे घर से निकाल दिया था। पता नहीं क्या क्या करती रही है और आप इससे शादी। वर्दा ने शदीद ख्वाहिश की काश वो यही मर जाए, कोई तो इनको रोके, कोई इनका मुंह बंद करे। वो जानती थी ऐसा कुछ ज़रूर होगा, लेकिन ऐसे सबके सामने इसे रुसवा किया जाएगा वो नहीं जानती थी। बेराम की चाची और बहनें बहुत परेशान थी। वर्दा को लग रहा था वो थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो बेराम बलोच सब के सामने इसे तलाक दे देगा, और इतनी बर्दाश्त इसमें नहीं थी। इससे पहले कि वो पीछे हट जाती वो वहाँ से चली जाती। इसके कानों में बेराम बलोच की आवाज़ गूंजी। इसने बेराम बलोच को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन ये आवाज़ इससे लग रहा था ये दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ है। बेराम सूरत रहमान की आखिरी चंद आयत का तर्जुमा पढ़ रहा था। वर्दा मेरी बीवी और मेरे रब की वो नेमत है जिसे मैं जुटला नहीं सकता। वो छोटे छोटे कदम उठाता वर्दा की तरफ आ रहा था और बोलता जा रहा था, मैंने अगर अपने रब की ये नेमत जुटलाई तो मैं नाशुक्री और मुनाफिक खिलाऊंगा। वर्दा तक पहुंचा तो इसने वर्दा के दोनों हाथ मोहब्बत और इज़्ज़त से अपने हाथों में लिए। फिर इसने इन एक एक करके वर्दा के दोनों हाथ चूमे, फिर इन्हें अपनी आंखों से लगाया। इसके लमस में मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त थी, एहतराम था, क़ीदत थी। वर्दा अब भी इसे नहीं देख रही थी, वो सिर्फ आंसू बहा रही थी। फिर वो बोलने लगा, आज आखिरी दिन होगा जब मेरी बीवी किसी की वजह से रोएगी। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं क्योंकि आप सबका तल्लुक़ वर्दा से है। बेराम वर्दा का हाथ पकड़कर अब इसे स्टेज की तरफ ले जा रहा था और वो बोलता जा रहा था, आप लोगों ने आज जो कुछ कहा मैंने सब खामोशी से सुना, क्योंकि मैं अपने इतने ख़ास दिन को किसी की वजह से ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन आइंदा के बाद अगर किसी ने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कहा या इसके किरदार पर बात करने की कोशिश की तो वल्लाह बेराम बलोच इसकी ज़ुबान काट देगा। वो स्टेज पर पहुंचे तो बेराम ने मोहब्बत से वर्दा को बिठाया। वर्दा ने अब भी बेराम की तरफ नहीं देखा था। वो अब भी रो रही थी और कुछ कहने के काबिल नहीं थी। वो बस खामोश थी, हैरान थी। इसकी 20 साल ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ था जब किसी ने ऐसे इसे इतनी इज़्ज़त दी थी। किसी ने इन लोगों के मुंह बंद किए थे जो इसे जलील करना चाहते थे, लेकिन बेराम ने तो इन्हें ही जलील कर दिया था। वो शहजादा था, सफ़ेद कॉटन का सूट पहने, इस पर काला वास्कट पहने वो बहुत अच्छा लग रहा था। सब नज़रें इसी पर थी। बेराम की दोनों बहनें और चाची भी इन दोनों की तरफ आई और वर्दा की बहनें जो अभी स्टेज से उतर रही थी इन्हें रोका। मीना गुल और आयमा गुल कहने लगी, आप लोगों ने गलत इंसान से बात की है। आपको नहीं पता बेराम भाई अपने से जुड़े रिश्तों के बारे में एक एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते। फिर वर्दा
भाभी तो इनकी पसंद की गई बीवी है, वो आप लोगों को नहीं पता। इनकी हैरान शक्लें देखो और मज़ीद कहने लगी, बेराम भाई वर्दा भाभी के लिए सब कुछ तहस नहस कर देंगे। आइंदा किसी कोई साजिश करने से पहले पता कर लिया करें आप बात किससे कर रही हैं। रास्ता प्लीज़। बेराम ने अपने वालिद से रुखसती की बात करने का कहा, क्योंकि वो इस घर में मज़ीद नहीं रुकना चाहता था। वो चाहता तो यही था कि वर्दा भी अब कभी इस घर में ना आए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ वर्दा के घर वाले थे। बेराम के वालिद जमर बोझ ने वर्दा के बाबा से रुखसती की बात की और फिर रुखसती की तैयारी की गई। इसे गाड़ी में पीछे बिठाया जा रहा था जब बेराम ने कहा, नहीं मेरी बीवी को आगे बिठाएं, हम दोनों के लिए एक गाड़ी काफ़ी है। इसकी बात पर सब हैरान हुए थे। जब बेराम की चाची बोली, बेराम बेटा वर्दा थक गई है और आप भी आज किसी और को गाड़ी चलाने दें। नहीं चाची, हम दोनों ही नहीं थके, आप प्लीज़ हमें जाने दें। बेराम की बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स मुस्कुराया तो फिर इन दोनों को अकेला जाने की इजाज़त मिल गई। बेराम ने वर्दा से कोई बात नहीं की, ना वर्दा ने। इसने घूंघट लिया था। जब बेराम ने इसे मास्क दिया और कहा, आप लीजिए मास्क लगा कर अपना घूंघट आंखों से हटाएं, अब तो आप मुझे देख सकती हैं, श्योर हूँ आपका। वर्दा का अब किसी किस्म को कोई डर खौफ नहीं था। आज बेराम ने जो इज्जत इसे दी थी, जिस तरह इसको सबसे बचाया था, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया था। वर्दा ने मास्क लिया, घूंघट के अंदर ही मास्क लगाकर घूंघट को माथे तक कर लिया। ऐसे इसके बाल माथे पर नज़र ना आए, सिर्फ आंखें ही नज़र आ रही थी जिनमें काजल के अलावा कुछ नहीं था। प्लीज़ मेरी तरफ देखें। बेराम के कहने के बाद वर्दा ने देर से पलके उठाकर बेराम को देखा, फिर वो देखती रह गई। बुरी आंखें स्याह आंखों से टकराई तो स्याह आंखों में सुकून, जबकि बुरी आंखों में हैरानगी थी, क्योंकि बेराम ने भी मास्क लगाया हुआ था और वर्दा इसे पहचान गई थी। वर्दा के मुंह से बेख्तियार एक लफ्ज़ निकला, चोर। कितना बेख्तियार वर्दा का लफ्ज़ था, इतना ही बेसाख्ता बेराम की हंसी थी। वो हंसा तो वर्दा को अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ। उफ वर्दा, इसने फ़ौरन पलके जगाए और फिर घूंघट करने ही लगी थी जब बेराम ने इसका हाथ पकड़ा। वर्दा का हाथ कँपाया। बेराम ने महसूस किया तो इसने बहुत मोहब्बत से इसका हाथ चूमा और फिर आंखों से लगाया। वर्दा को बेराम का ये अंदाज समझ नहीं आ रहा था। ये दूसरी बार था जब बेराम ने ऐसा किया था और हाथ चूमता फिर आंख से क्यों लगाता। वो पूछना चाहती थी लेकिन अभी इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं जानता हूँ आप बहुत थक गई होंगी, अब हम घर ही जाएंगे, आप चाहें तो गाड़ी में सो सकते हैं। नहीं नहीं, हम घर ही चलते हैं। ठीक है जनान। वो लोग घर पहुँचे तो सब दरवाजे पर ही खड़े थे इनके वेलकम के लिए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो चुका था। वर्दा को इसके कमरे में ले गए। किसी किस्म की कोई रस्म नहीं की गई क्योंकि वो थक चुकी थी। हालांकि बलोचों की बहुत रस्में होती हैं, लेकिन सिर्फ वर्दा के लिए इन्होंने सारी रस्में कैंसिल कर दी। वर्दा की मदद के लिए आयमा गुल आई थी। इसने वर्दा की सारी ज्वेलरी उतारी, फिर इसे कॉटन का आरामदायक सूट दिया ताकि वो आराम से सो सके। रात के 8 बज रहे थे। वर्दा ने वज़ू किया, ईशा की नमाज़ पढ़ी और सो गई। बेराम ने रात 11 बजे कमरे में आया तो वर्दा सो रही थी। वो वर्दा के करीब आया और इसे देखने लगा, कितनी मासूम है आप। दुनिया के लोगों ने आपकी मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठा लिया। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वर्दा ने आंखें खोली। बेराम को इतना करीब देखा वो डर गई। नींद में होने की वजह से इसे समझ नहीं आया कुछ। जनान, क्या आप ठीक हैं? सही से सोई आप? किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? बेराम समझ तो गया था कि वो डर गई है, लेकिन इसने जानकर इग्नोर किया। अभी वर्दा को इसके साथ कंफर्टेबल होने में वक्त लगेगा। सॉरी, वो मुझे आपके आने का पता नहीं चला। थोड़ी देर वो दोनों खामोश रहे, फिर बेराम ने वर्दा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और इन्हें चूम कर आंखों से लगाया। उफ, ये शख्स क्यों करता है ऐसा? वर्दा सोचने लगी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता मेरा ऐसा करना तो मैं नहीं करूँगा। वर्दा के हाथ तो अब भी इसके हाथ में थे। इन्हें कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ? वर्दा ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। आपका चेहरा सब बता देता है जनान, इसलिए मैं समझ जाता हूँ आप क्या सोच रही हैं। वर्दा इस शख्स को इतना नहीं जानती, पता नहीं कब तक वो इसके साथ रहे और कहाँ जाकर इसका साथ छोड़ दे। वर्दा यही सब सोच रही थी जब बेराम ने कहा, आप फिक्र नहीं करें, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा आप। बेराम बलोच की ज़िंदगी और ज़िंदगी इस दिन ही छूट जाती है जब इंसान मरता है। अच्छा, आप वेट करें, मैं आया। कुछ मिनट बाद बेराम वापस आया तो इसके हाथ में एक बॉक्स था। ये मैं आपके लिए लाया था। वो चौकोर बॉक्स था शीशे का, जिसमें से वर्दा को ढेर सारी नोज रिंग नज़र आ रही थी। ये मैं आपके लिए लाया था। असल में आपको बहुत सूट करती है ना। मुझे समझ नहीं आया आपको कैसी नथली पसंद होगी, इसीलिए मुझे जो समझ आए मैं उठा लाया। लेकिन मेरे पास है तो जो मैंने पहनी है वो पहनी हुई है। क्या आपको ये पसंद नहीं आई? नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। वर्दा ने बॉक्स को देखते हुए, कोई बात नहीं,
आप सारी रखें। लेकिन एक चीज़ और है, बेराम ने वर्दा का हाथ पकड़ते हुए कहा। और वो क्या? बेराम ने अपनी बास्केट की जेब से सुर्ख मखमलिया डब्बा निकाला, फिर वो डब्बा खोल कर वर्दा को दिखाया। ये बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मैं बता नहीं सकती। सुर्ख हीरे वाली नथली वर्दा को बहुत पसंद आई थी। आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। क्या मैं आपको पहनाऊं? बेराम ने डरते हुए पूछा, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। वर्दा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। पहले बेराम ने इसकी पहले वाली नोज़ रिंग उतारी जो बिल्कुल प्लेन थी, गोल्ड की, और फिर वो इस बॉक्स में रख कर इसने वर्दा को अपनी लाई हुई नोज़ रिंग पहनाई। सुर्ख हीरे वर्दा की नाक में पहले से ज़्यादा चमक रहा था। आप बहुत प्यारी हैं जनान, बेराम ने वर्दा को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। वर्दा उठी तो सुबह के 11 बज रहे थे। इसने अपने आसपास देखा, बेराम कहीं नहीं था। इसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कैसे इतनी देर तक सोती रही? बेराम अभी चला गया था। इसने उठकर मुंह हाथ धोया, बाल बनाए, कपड़े बदले, लेकिन अब इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। शर्मिंदगी इतनी थी कि बाहर नहीं जा सकती। इनके रवाज, तौर तरीके सब बहुत अलग था। अगर इसकी शादी अपनी कौम में हुई होती तो वह जानती थी इसे क्या करना है, लेकिन वो तो कभी बलोचों में रही नहीं, ना किसी बलोच से इसकी दोस्ती थी जो उसे पता होता। इसने अपना मोबाइल उठाया तो लॉक स्क्रीन पर बेराम की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी जो मुझे करनी चाहिए। मैं आपसे पहली वाली मोहब्बत नहीं पाऊंगी। आप कल सबसे मेरे लिए लड़े, आपने इन सब को यकीन नहीं किया, लेकिन सच तो यही है ना, वो किसी और से मोहब्बत करती थी। मैंने काश ऐसा कुछ ना किया होता तो आज का दिन बहुत खूबसूरत होता। वर्दा बेराम की तस्वीर को देखते हुए कह जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन अगर आपको पता चले कि वही सच है तो आप मुझे छोड़ देंगे? आप सलार थोड़ी हैं जिसने अमामा का माजी कबूल किया। आप तो असल ज़िंदगी के असली मर्द हैं, और मर्द भी बलोच ख़ानदान के। आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं जानता हूँ सब। बेराम जो कब से इसके पीछे खड़ा था, इसने अचानक कहा तो मोबाइल वर्दा के हाथ से गिर कर कारबट पर गिरा। वो मुड़ी नहीं, वो बस डर गई थी। कल की बात अलग थी। अगर वो कल बेराम को खो देती तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज वो बेराम को नहीं खोना चाहती थी। मैं सब जानता हूँ। बेराम अब इसके सामने आया और इसका मोबाइल उठाकर साइड टेबल पर रखा। फिर इसने वर्दा को कंधों से पकड़कर मोहब्बत से बेड पर बिठाया। वो खुद भी इसके सामने बैठ गया। फिर इसने वर्दा को दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, बारी बारी दोनों हाथों को चूमा और आंखों से लगाया। इसने वर्दा के हाथ पकड़े हुए ही कहना शुरू किया, मैंने जब पहली बार आपकी आंखें देखी थी तो मैं समझ गया था कुछ तो गलत है। मैं कोई चोर नहीं था, ना बासल चोर है। आप अभी तक बासल से नहीं मिली, वो बहुत अच्छा है। हम दोनों इस दिन वहाँ से गुजर रहे थे जब हमने आपके को वापस गली की तरफ भागते हुए देखा। आप अकेली थी, हमें लगा आपको कोई परेशान कर रहा है तो हम आपके पीछे आए। जब हमने देखा थे वहाँ कोई नहीं तो बासल ने कहा हमें आपको घर तक छोड़ना चाहिए, लेकिन जब हमने आपको रोका तो आप डर गए, इसलिए मुझे लगा मुझे आपको मज़ीद डराना चाहिए और रुका। वर्दा के तस्वीरात देखे। वर्दा बिल्कुल चुप थी तो बेराम फिर से बोलने लगा, लेकिन जब आप जानबूझकर गिरी। वर्दा ने कहना चाहा कि वो जानबूझकर नहीं गिरी, लेकिन बेराम ने इसे बीच में ही रोक दिया। मैं जानता हूँ आप जानकर ही गिरी थी वर्दा, मैं लोगों की आंखें देखकर सब जान जाता हूँ। आपको लगा था हम चोर हैं और आप थोड़ा लड़ेंगी तो हम आपको गोली मार देंगे, लेकिन जब मैं आपकी तरफ आने लगा तो आप खौफज़दा होगी। आपको अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया क्योंकि आपको लगा हम चोर नहीं बल्कि हम आपके साथ कुछ गलत कर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि मैं ऐसा नहीं और बासल भी ऐसा नहीं। लेकिन वो वाकई आपकी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि अल्लाह ना करे सच में ऐसे लोग होते। फिर वर्दा ने शर्मिंदगी से आंखें महज ली। वो आपका मोबाइल लेकर जाना और आपको वहाँ अकेले छोड़कर जाना वो मेरे गुस्से की वजह से हुआ। मैं चाहता था आप डर जाएं और आगे ऐसी गलती ना करें, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपकी एक गलती मुझे आपसे इतनी मोहब्बत करवा देगी। बेराम हल्का सा मुस्कराया। वर्दा ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा, इसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। बेराम अभी भी बोले जा रहा था, मैं देखना चाहता था कि आपको क्या दुख है, इसलिए मैंने आपका पासवर्ड तोड़ा और फिर मैंने वो सब देखा जो आप छुपा कर रखती थी। आप सही कहती हैं, मैं सलार सिकंदर नहीं हूँ, मैं असल दुनिया का मर्द हूँ और मैं सलार सिकंदर जहाँ सिकंदर या किसी भी नावल का किरदार जैसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि इनकी कहानियों का इख्तिताम हुआ था, लेकिन हमारी मोहब्बत का इख्तिताम कभी नहीं होगा। अब आप नाश्ता करेंगी? आप बेराम ने इसे हाथ से पकड़ कर उठाया, अपने साथ किचन में ले आया। बाकी सब कहाँ हैं? वर्दा ने किसी को ना पाकर पूछा।
वो सब लोग चले गए, कहाँ और क्यों? वर्दा ने हैरान होते हुए पूछा। वो सब गांव वापस चले गए हैं। बासिल भी कुछ दिन के लिए इनके साथ गया है। पापा और चाची ने वलीमे का कहा था, मैंने ही मना कर दिया। अभी नहीं, कुछ दिन तक वलीमा कर लेंगे। क्यों? सही कहा ना मैंने? बेराम ने एहतियात से पूछा कि वर्दा को बुरा ना लगे। जी सही किया। वर्दा अब नर्वस हो रही थी। इसने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि इसे अकेला रहना पड़ेगा। ये बेराम, जी बेराम की ज़िंदगी, क्या कोई भी वापस नहीं आएगा? मेरा मतलब, क्या हम अकेले रहेंगे? वर्दा ने ऐसे पूछा जैसे इसे किसी चीज़ का डर हो। जी जनान, हम अकेले ही रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी बहनों में से किसी को बुला सकते हैं या अम्मी को ही बुला लें। सॉरी, मुझे आपकी बहनों के नाम नहीं पता, बेराम ने शर्मिंदगी से सर घिचाते हुए कहा। फिर इन दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। जनान, आप किसी को बुला रही हैं घर से या फिर हम कहीं घूमने जाएं? बेराम के पूछने पर वर्दा कहने लगी, नहीं, मैं नादिया को बुला लेती हूँ। लोग क्या कहेंगे? मैंने शादी के दूसरे दिन ही शोर को घुमाना शुरू कर दिया। लोग क्या कहते हैं, इस बात से बेराम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कहती हैं, इससे पड़ता है। बेराम ने अपना माथा इसे माथे से लगाते हुए कहा, आप देख लें, नादिया नहीं आई तो मैं ले आऊँगा इन्हें, वो आ जाएंगी। वर्दा ने नादिया को बुलाया तो वो आधे घंटे में पहुंच गई। और अब नादिया आई तो वर्दा को ये टेंशन होने लगी कि वो रात नादिया जो अकेले कमरे में तो को सुला तो नहीं सकती और वो साथ सो नहीं सकती। नादिया, क्या तुम अकेली सो सकती हो? क्यों, मैं अकेली क्यों सोऊंगी? तुम साथ सोना। नादिया नाराज़ ही हो गई थी। बेराम कहाँ सोएंगे मैडम, अगर तुम मेरे साथ सोई? वर्दा ने ऐसे कहा जैसे घर में दूसरा कमरा ही नहीं। मैं कहीं भी सो जाऊंगा, आप हमारी बहन को नाराज़ ना करें। बेराम के अचानक आवाज़ से वर्दा गड़बड़ा गई थी, जबकि नादिया के ओंठों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। नहीं, मेरा मतलब, आप अकेले सोएंगे? वर्दा ने इतनी मासूमियत से पूछा जैसे बेराम कोई बच्चा हो और अकेला डर जाएगा। इन तीनों को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता छोड़कर चलते हैं वर्दा के भाइयों के घर। जब से वर्दा गई थी घर सुनसान था। बच्चे थे अपनी पुप्पों के जाने से उदास रहने लगे थे। वर्दा के भाइयों को भी इसकी याद आ रही थी। सब ने मिलकर ये फैसला किया कि 2 दिन बाद वर्दा के घर जाएंगे। तुम्हारी एक बेटी की शादी हुई है तो ये नादिया क्यों गई है वहाँ? वर्दा की सौतेली माँ इसके बाबा को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो औरत अपनी जुबान के जहर से सब बर्बाद कर देना चाहती थी। वो नहीं जानती थी वक्त का खेल कैसा होता है, दूसरों को बुरा चाहने वालों का अंजाम क्या होता है। वर्दा का बाबा तो हमेशा की तरह चुपचाप सुनता रहा और इनके साथ वक्त ने भी सुन लिया और अब वक्त सबको बताने वाला था दूसरों की दिल आज़ारी करना कैसा होता है, मकाफाती अमल क्या होता है। नादिया बार बार कोई शरारत करती जिससे बेराम को तो मसला नहीं था, लेकिन वर्दा को अच्छा नहीं लगता था। वर्दा बेराम के साथ बहुत एहतियात से रहती, इसे लगता वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होने वाला मर्दों में से है, लेकिन वो बेराम था। वो बेराम बलोच ऐसा मर्द नहीं था जिसे औरतों को नीचा दिखाने का शौक हो। नादिया सहन में अपनी अम्मी से बात कर रही थी जब अचानक बासल घर आया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बासल ने बहुत गर्मजोशी से सलाम किया था और सर आगे किया था जिससे बड़ी भाभी से प्यार लेना चाहता हो, लेकिन नादिया ने यह देखकर ऐसी स्पीड पकड़ी कि पीछे मुड़ कर भी ना देखा। कमरे में आई तो दिल अब भी धड़क रहा था। बेराम भाई, बेराम भाई, वो ऐसे चला रही थी जैसे कोई चोर घुस आया हो घर में। क्या हुआ नादिया, आप ठीक हैं? क्या हुआ नादिया, क्यों चला रही हो? वो भाई, वो ना, क्या हो ना, बोलो भी। वर्दा चिढ़कर बोली, बाहर कोई नमूना आया है जिसने मुझे भाभी कहा और मैं भाग गई। क्या, कौन, किसकी भाभी बन गई तुम? वर्दा को समझ ही नहीं आया वो कहाँ क्या कह रही है, लेकिन बेराम समझ गया। वो इन दोनों को देखकर अपनी हंसी जब्त कर रहा था। अच्छा नादिया, आप अंदर कमरे में जाएं, वो मेरा भाई है बासल और जनान, आप मेरे साथ चलें। वो दोनों बाहर आए तो बासल खड़ा था। बासल सीधा किचन की तरफ आया पानी पीने, लेकिन नादिया को वहाँ देखकर वो दरवाजे में ही रुक गया और कहने लगा, अस्सलाम मोहतरमा, आप हमसे हमारे भाई तो छीन ही चुकी हैं, प्लीज़ अब हमारा किचन मत छीनिए और हमें पानी पीने दें। बासल की बात सुनकर नादिया को तब चढ़ गई। वो मुँह तो दुपट्टे से कवर करके इसकी तरफ मोड़ी। मिस्टर नमूने, आपका भाई मैंने नहीं छीना, और रही बात किचन की तो आपसे पहले मैं यहाँ आई थी और दोबारा आप मेरे रास्ते में आए तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। आप निकले यहाँ से। जितने गुस्से से नादिया ने कहा था। बासल को वाकई अपनी शामत नजर आई, लेकिन इसने सोचा क्यों ना थोड़ा तंग किया जाए। नादिया ने किचन से निकाला तो बासल वर्दा के पास चला गया जो किचन की तरफ जा रही थी। भाभी भाभी इसने चिल्लाकर पुकारा तो वर्दा ने डर का दिल में हाथ रख लिया
ओह सॉरी भाभी, लेकिन मुझे बहुत प्यास लग रही है और आपके जुआ बहन मुझे किचन में जाने नहीं दे रही। बुरी बात बासल भाई, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे नाम नहीं दें। वर्दा अपनी मसनूई नाराज़गी से कहा, लेकिन इसने मुझे किचन से निकालो, पानी भी नहीं पीने दिया। बासल ने बेचारगी से कहा, अच्छा भाई आप बैठ जाए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। और खाने में क्या खाएंगे? यकीनन आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया होगा। वर्दा की फिक्रमंदी से पूछने पर बासल ने फ़ौरन इनकार करते हुए कहा, नहीं मैं सोऊंगा, फिर रात में आप लोगों के साथ मिलकर खाना खाऊंगा। अभी आप पानी पिला दें। 1 बजे के करीब वर्दा के भाई और भाभियाँ इनके घर आए। वो बहुत खुश थी, भाग भाग कर सारे काम कर रही थी। सुबह इसका बाजू जला था, ये इसे भूल ही गया था। इसने वैसे भी भाई और भाभियों से अपने बाजू छुपाया हुआ था, वरना जो वो कुछ करने ही ना देते। नादिया भी वहीं इसकी मदद करवा रही थी। बेराम ने कहा भी था कि मैं सब बाहर से ले आऊँगा, लेकिन वर्दा ने मना कर दिया। पहली बार मुझसे मिलने आए हैं, मैं कैसे इन्हें बाहर का खाना खिलाऊँ? फिर बेराम भी चुप हो गया और बस बार बार इस पर चेक करता कहीं इसे फिर कुछ ना हो जाए। वर्दा को खुश देखकर इसे बहुत सुकून मिला था, लेकिन वर्दा अब भी कुछ उदास सी थी। बेराम जानता था वो अपने पापा के ना आने से उदास है, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा और वो वर्दा का मूड मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता था। वर्दा ने इन्हें खाना खिलाया, फिर चाय के महफिल जमी। चाय बेराम ने खुद सब के लिए बनाई थी। वो सब बातों में मगन थे जब नादिया छत पर चली गई। सब यही समझ रहे थे बासल घर पर नहीं है, इसीलिए नादिया भी आराम से इधर उधर घूम रही थी। लेकिन छत पर जाते ही इसने किसी मर्द को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, घर में चोर। इससे पहले कि फिर से चलाती बासल ने इसके होंठों पर अपना हाथ रख कर इसका मुंह बंद कर दिया। चौंके सब सहन में थे और इस वजह से किसी ने नादिया की आवाज़ नहीं सुनी थी। शिश चुप करे, मैं हूँ बासल, क्यों मुझे पीछे पड़ गई हैं? लोग क्या सोचेंगे? मैंने क्या कर दिया जो आप ऐसे चला रही हैं? आप कहती हैं तो मैं इस घर से ही चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसे मुझे कभी चोर कभी कुछ कभी मत बनाया करें। मेरी भी कोई इज्जत है, रहम करें। वर्दा और बेराम की शादी को 1 महीना गुजर चुका था। नादिया अपने घर जा चुकी थी और बासल ने अपने लिए अपार्टमेंट ले लिया था। सब कुछ अच्छा था। 1 महीने में वर्दा की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। बेराम इसका ऐसे ख्याल रखता जैसे वो बच्ची हो। मुश्किल से ही इसे किचन में जाने देता, बाकी सब काम भी बेराम इसके साथ मिलकर करता। वर्दा ने बेराम से कहा था वो अपनी टीचिंग जारी रखना चाहती है, जिस पर बेराम ने कहा अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन पहले कुछ ज़रूरी काम होने दें। वर्दा भी मान गई थी। वो बेराम की बातें आसानी से मान लिया करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इससे अंदाज़ा हो रहा था वो बेराम के साथ बदल रही है। कभी किसी चीज़ की फरमाइश करती है तो कभी नखरे दिखाती है। शायद ये बेराम की मोहब्बत थी जो इसे दिन ब दिन बदल रही थी, लेकिन बेराम खुश था। 1 महीने में वर्दा को ना एंजाइटी अटैक हुआ था ना पैनिक अटैक, लेकिन वो अब भी बिलावजह उदास हो जाती। कुछ यादें हम चाह कर भी बुला नहीं पाते। वर्दा के मोबाइल पर नादिया की कॉल आ रही थी, जिसे उठाने के बाद जो खबर नादिया ने वर्दा को दी इसे यकीन नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? वर्दा के पापा का सबसे बड़ा बेटा 3 दिन से लापता था। आज वो पुलिस को दहशतगर्द अफराद के साथ मिला था। इस पर एक साथ बहुत सारे केस बने थे। पापा और बाकी सब घर वाले परेशान थे, जबकि नादिया ने वर्दा को ये भी बताया कि इसके सुतेले भाई की ठीक इसी जगह मारने के निशान है जहाँ कुछ साल पहले इसने वर्दा को मारा था, जहाँ वर्दा का निशान बना था। वर्दा को सब याद था, वो निशान और वो तकलीफ वो कभी नहीं भूल सकती थी, लेकिन ऐसे कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। वो जैसे भी है बाबा का बेटा है, बाबा परेशान होंगे ना नादिया। अल्लाह पाक मदद फरमाए, पता नहीं अब क्या होगा। मैं बेराम से बात करती हूँ, फिर आ जाऊँगी। वर्दा ने मोबाइल डिस्कनेक्ट करके बेराम को मैसेज किया, आप घर आ सकते हैं। वो 10 मिनट में बेराम घर आ चुका था। क्या हुआ? वर्दा को परेशान देकर इसे भी परेशानी हो रही थी। बेराम, वो मेरा भाई वो जेल में है और बाबा परेशान है। इसकी अम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब है। आप इतनी परेशान क्यों हैं? इसने गुनाह किया था, सज़ा तो मिलेगी। बेराम ने इतनी तसल्ली से कहा जैसे ये सब कोई बात ही ना हो। नहीं बेराम, हमें नहीं पता ये इसने किया भी है या नहीं। वो तो 3 दिन से लापता था। अच्छा, मुझे नहीं पता था। आपको एक ऐसे आदमी से पर यकीन है जो औरत पर हाथ उठाता है? बेराम की बात से वर्दा का हैरत हुई। ये कोई भी कर सकता है, लेकिन दहशतगर्दी बहुत बड़ा मामला है। बेराम और वर्दा को कराची आए हुए दूसरा दिन था। बेराम आज इसे सीवीओ लेकर जा रहा था। बेराम, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं होता मैं इस शहर में भी खुश रह सकती हूँ। वर्दा इतनी खुशी का इजहार कर रही थी और बेराम इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आधे घंटे बाद वो लोग साहिल समुंदर पर घूम रहे थे। वो दोनों बहुत खुश थे जब अचानक वर्दा की नज़र एक जोड़े पर पड़ी। हाँ, ये वही तो था जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी वर्दा को बर्बाद करने की, जिसने मोहब्बत के नाम पर वर्दा
को बदनाम कर दिया था और फिर कहा था कि मैंने नहीं किया, कहा था ये सब करने को। वर्दा का सारा जिस्म कांप रहा था। वो मुसलसल इस शख्स को देख रही थी जो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। वो मामूली शक्ल का था, इसमें ऐसा ख़ास तो कुछ था भी नहीं, पर क्यों इसकी वजह से वर्दा इतनी जलील हुई थी? क्यों इस शख्स ने इतना सब किया था? वर्दा क्या हुआ? बेराम ने वर्दा को ऐसे देखा तो पूछने लगा। फिर इसने वर्दा के नाकब में नज़र आती आंखों को देखा जिसमें आंसू थे, अजियत थी। बेराम ने वर्दा की नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो यूसुफ को पहचानता था, इसने देख रखा था इसे। वो आस्ता आस्ता कदम उठाता इसके करीब गया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, बेराम ने सख्त मगर आस्ता आवाज़ में कहा। वालेकुम सलाम, मैं आपको नहीं जानता, मेरी बीवी मेरे साथ है, आप यहाँ से जाएं, यही बेहतर है आपके लिए। यूसुफ ने भी सख्त मगर बेजार लहजे में कहा था। इसे बेराम का ऐसे इसके पास आना अच्छा नहीं लगा था। हाँ, आप तो बुरा मानेंगे यार, आपकी बीवी तो पहले भी काफ़ी लोगों को जानती है। क्यों मरियम, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बेराम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ऐसे कहा था जैसे यूसुफ की बीवी को इससे बेहतर कोई नहीं जानता था। अब वर्दा भी परेशानी से इनके करीब आ गई। यूसुफ ने इसे नहीं पहचाना था, या शायद वो शख्स कभी इसे जानना ही नहीं चाहता था। मरियम, क्या ये शख्स आपके रिश्तेदार है? यूसुफ ने सख्ती से पूछा। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। हाँ यार मरियम, कहीं बार कराची आया हूँ और आप मेरे दोस्त फैसल की एक्स गर्लफ्रेंड थी और बार बार आपके लिए आता और आकर हर बार आपको किसी नए के साथ मिलती, तो इसीलिए तो इसने आपको छोड़ दिया था। बेराम अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में कुछ था, तबाह कर देने वाला, जला देने वाला। हैरत से सिर्फ बेराम को देख रही थी वर्दा, जो एक लड़की से ऐसे बात कर रहा था। इससे पहले यूसुफ कुछ कहता, वर्दा ने कहा, बेराम आप किसी लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते। और यही वो लम्हा था जब यूसुफ ने वर्दा की आवाज़ पहचान ली थी। ओह, तो ये सब तुम्हारा किया करता है? तुम्हें लगा मेरी बीवी पे ऐसे बतान लगा कर तुम कुछ हासिल होगा? यूसुफ ने वर्दा पे जहर उगलना शुरू किया। वर्दा ने तकलीफ से आंखें मैच ली। बेराम वर्दा के कान के पास झुका और कहा, अगर आपने इस शख्स को जवाब नहीं दिया तो वल्लाह बेराम बलोच आज कत्ल कर देगा। वर्दा ने बेराम की तरफ आंसू भरी आंखों से देखा तो इसने फिर कहा, बोलिए वर्दा, आज बोलना है आपको। मुझे ज़रूरत नहीं किसी पर बुतान लगाने की। मैंने तो इन लोगों पर भी बुतान नहीं लगा जिन्होंने मेरा किरदार दागदार कर दिया था। मैं इस लड़की को जानती भी नहीं, मैं ये भी नहीं जानती ये आपकी बीवी है या नहीं। अगर है भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे वो दिया जिसके काबिल मैं नहीं थी, जैसे आप मेरे काबिल नहीं थे। आप जैसे इंसान से मैंने कभी मोहब्बत की थी? हैरत है, आप तो बहुत मामूली हैं, बहुत आम। कितना रोई थी मैं, कितना तड़पी थी आपके लिए, मरने के लिए छोड़ गए थे आप मुझे, लेकिन बहुत शुक्र है कि आपने छोड़ दिया मुझे, वरना मुझे बेराम कैसे मिलता। ये शख्स जो कहता है मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो वाकई मुझे रुलाता भी नहीं है। कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं, जिसको लगा था इस दुनिया में आप जैसे खुद परस्त मर्द मोहब्बत कर सकते हैं। आप जैसे मर्द मोहब्बत कभी नहीं कर सकते, चाहे सामने आपकी महबूबा हो, आपकी बीवी हो या फिर बेटी। आप जैसे मर्दों से गड़ी हर औरत मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ़ बनती है और फिर वो सारी ज़िंदगी बुरे रवैयों को मोहब्बत समझती है। वो चुप हुई और एक नज़र भी यूसुफ पर डाले बगैर छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे जा रही थी सब धुंधला हो रहा था। शायद इसकी आंखें बरस रही थी यहाँ, या शायद सिर्फ आंखों का पानी था। अफसोस हुआ ऐसी लड़की के लिए, कैसी लड़की को छोड़ गए। लेकिन बहुत शुक्रिया, तुम ना छोड़ते मुझे कैसे मिलती। खैर, मेरी बीवी साजिशें नहीं करती, लोगों के किरदार पर तो बिल्कुल नहीं। बेराम ने कहते साथ एक लिफाफा यूसुफ की तरफ बढ़ाया। इसमें तुम्हारी बीवी के सारे करतूत हैं, देखना चाहो तो देख लेना, वरना आग लगा देना। जहर खंदक लहजे में कहता बेराम वर्दा की तरफ भागने लगा। वर्दा चलती जा रही थी, इसे कुछ नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, लेकिन वो बस चल रही थी। फिर वो भागने लगी समुंदर की तरफ। बेराम इसे आवाज़ दे रहा था, बार बार रोक रहा था, लेकिन इसने कुछ नहीं सुना। वो पानी में डूबने लगी, आंखें अब बंद हो रही थी और शायद सांस भी। वर्दा की आंखें खुली तो वो होटल रूम में थी। इसने सामने देखा, फिर बाएं तरफ, दाएं तरफ देखने पर इसे बेराम नजर आया जो सोफे पर बैठा इसे ही देख रहा था। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और आप हैं कि समुद्र में नहाने चली गई। इतना भी गरीब नहीं हम, घर में अच्छा खासा पानी है और एक होटल में भी है तो इतना अच्छा साफ पानी आता है, फिर आप समुद्र में क्यों नहाने गई? जितनी संजीदगी से बेराम कह रहा था, इतनी ही शिद्दत से वर्दा का कहका बुलंद हुआ। अरे आप हंस रही हैं, मेरी जान निकल गई थी। आप
को कुछ हो जाता तो बेराम क्या करता। आप जानती हैं ना, आप बेराम की ज़िंदगी हैं। बेराम की आंखों में दुख था और डर भी। वर्दा को शर्मिंदगी होने लगी, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस सारी पुरानी यादें धोना चाहती थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। बेराम सोफे से उठकर वर्दा के पास बेड पर आया। वर्दा ने तकिए से सर उठाकर इसकी गोद में रखा और आंखें मूंद ली। वो लोग सुबह 7 बजे कोटा के लिए रवाना हुए, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही वर्दा को यूसुफ का मैसेज आया। इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और वर्दा से माफ़ी मांग रहा था। वर्दा को बहुत अफसोस हुआ। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। ये सब कभी नहीं होना चाहिए था। वर्दा ने यूसुफ को मैसेज लिखकर भेजा, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा शोहर आपको जानता था ना, मैं आपकी बीवी को, लेकिन किस्मत में ऐसा खेल खेला कि हम आमना सामना आए और सब हुआ। आपने एक बार फिर वही किया जो आपने पहले किया था। मैंने कहा था ना, आप जैसे मर्द कभी मोहब्बत नहीं कर सकते। वो पहले जैसी भी थी, लेकिन अब आपकी बीवी थी। मुझे अफसोस हुआ। अल्लाह हाफिज़। फिर वर्दा ने यूसुफ को ब्लॉक कर दिया। इसके दोनों नंबर इसे आज भी याद थे, लेकिन अब वो यूसुफ को खुद ब्लॉक कर चुकी थी। घर पहुंचकर इसे पता चला अपनी सौतेली बहन की तलाक का। बाकी सब जो हो रहा था। बेराम प्लीज़ एक बार जानने देना, बाबा परेशान होंगे। बेराम वर्दा को मना नहीं कर सकता था। वो भी मान गया, लेकिन इसे अफसोस हुआ। इसकी बीवी इतना सब कुछ छोड़ने के बावजूद इन लोगों की फिक्र में हलकान हो रही थी। वर्दा जब अपने बाबा के घर आई तो वहाँ सिर्फ खामोशी थी। बाबा की बड़ी बीवी इतना बीमार थी कि बेड से उठने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती। बाबा पहले से काफ़ी कमज़ोर और बूढ़े नज़र आ रहे थे। बेराम बैठक में ही बैठ गया, जबकि वर्दा इन्हें पूछने के लिए अंदर गई। 1 महीने बाद वर्दा का सौतेला भाई जेल से रिहा हो गया था, लेकिन जितनी बर्बादी होनी थी वो हो चुकी थी, जबकि सबको इनकी सज़ा मिल गई थी। वर्दा अपने घर में खुश थी। इसके बाल अब कंधों से थोड़े नीचे तक थे। बेराम को इसके बाल हर हाल में अच्छे लगते थे। 2 माह पहले वर्दा और बेराम ने मिलकर नादिया और बासल का रिश्ता तय करवाया था। आज नादिया और वर्दा दोनों का वलीमा था। बेराम ने बासल से वादा किया था कि वो शादी पहले ही करे, लेकिन वलीमा एक साथ ही होगा। दोनों दुल्हन स्टेज पर बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। नादिया और वर्दा का जोड़ा एक जैसा था। गोल्डन भारी कामदान मैक्सी, जिसके साथ गोल्डन ही ज्वेलरी पहनी थी। बस नादिया की नाक खाली थी, जबकि वर्दा की नाक में सुर्ख हीरे वाली नथली चमक रही थी। नादिया वर्दा से ज़्यादा खूबसूरत थी, पर हर आने वाला दोनों बहनों पर रश करता था। दोनों खूबसूरत थी। इतनी तकलीफ़ों के बाद दोनों के नसीब भी खूबसूरत हुए थे। नादिया को इसकी शादी के लिए राज़ी करना बहुत मुश्किल था। वो किसी सूरत शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वर्दा और बेराम ने मिलकर इसे मना ही लिया था। आज वह बहुत ज़्यादा खुश थी। दोनों दूल्हे भी बहुत खूबसूरत थे। जहाँ नादिया वर्दा से ज़्यादा खूबसूरत थी, वहाँ बेराम बासल से ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत था। लेकिन वो दोनों ही नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहे थे। बासल के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। आखिर इसने बेराम का वलीमा देखा और साथ अपना भी निकाह बासल का भी सादगी से ही हुआ था, लेकिन वलीमा का इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो गया था। आज सब खूबसूरत था, ज़िंदगी खूबसूरत। किस्मत मेहरबान थी, बदनसीबी अब कहीं नहीं थी। हर जगह खुशियाँ थी और हस्तीन वो सब अपने किए माल देख रहे थे। हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। जलन की आग में जलने वाला खुद ही जल जाता है और फिर मकफ़ाते अमल तो हर हाल में होकर रहना है।